Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Waleed bin Saad and I'm an officer of 47th Common. करंट अफेयर्स की हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 24 डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं, उसमें पांचवा जो टॉपिक है वो ये है सीपेक एंड वन बेल्ट वन रोड। इसका एक फेज हम कर चुके हैं। मैंने पूर्व बताया था कि हमने 2 से 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि इसको हम इस डिफरेंट एंगल से देख लें कि अगर हमसे वो क्वेश्चन पूछता है 20 नंबर का डिफरेंट पेपर्स में तो हम वो भी कर सकें, सीएसएस में भी, पीएमएस में भी। और अगर हम उससे वो ऐसे का कुछ पूछ लेते तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा मटेरियल दे सके। तो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जिसको ये रिक्वायर्ड है वो मुझे मेल कर, नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी आप लिख दें, हम आपको ये मेल कर देंगे। प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि हमने चाइना और यूएस का कंपैरिजन किया था। उसकी रीजन क्या है कि चाइना जो है वो इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इट इज गेनिंग प्रोग्रेस डे बाय डे और वो यूएस के करीब आती जा रही है। तो इसको इंटरनेशनल रिलेशंस और वैसे भी टर्म्स में कहा जाता है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, कि एक जो है एग्जिस्टिंग पावर और एक राइजिंग पावर, ये आपस में इनका क्लैश के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उनके क्लैशेस की वजह से क्या हो सकता है, पहले हम देख चुके हैं, वर्ल्ड वॉर्स देख चुके हैं पावर्स के दरमियान, फिर हमने कोल्ड वॉर देखी यूएस और यूएसएसआर के दरमियान। तो आज फिर से डिफरेंट पावर्स राइज कर रही हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट की हामिल जो है वो चाइना है। तो हमने ये देखा था, इनका कंपैरिजन थोड़ा देखा था कि इनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। 12 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू 2007 की रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो जीडीपी पे आती होती है, आप लोग उसके जरिए देख सकते हैं कि रिसेंटली कितनी इकोनॉमी जो है इनमें बूम आया है और कितना इन्होंने प्रोग्रेस किया है इसके अंदर। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम पे हमने थोड़ा देखा कि एक तरफ डेमोक्रेसी है यूएस के अंदर और दूसरी तरफ वन पार्टी सिस्टम है जो कि डिक्टेटरशिप है चाइना के अंदर। तीसरी बात जो है, हमने फिर एक्सपोर्ट्स भी देखे कि आपस में लड़ने के इनके इम्कानात तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि इनका आपस में ट्रेड भी बहुत है, इंटरडिपेंडेंस भी काफी ज्यादा है। लेकिन उसमें मसला जो आ रहा है वो ये है कि चाइना जो है वो ज्यादा कमा रहा है एज कम्पेयर टू यूएस। ये यूएस के लिए, ट्रम्प साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसपे एक ट्रेड वॉर भी रही है इनका पिछले अरसे में। फिर हमने देखा कि कैसे जो है, देखें कोई भी जो इस तरह का प्रोजेक्ट होता है ना, वर्ल्ड बेल्ट वन बेल्ट वन रोड जैसा, कि जिसमें 2 से हमने देखा 8 ट्रिलियन डॉलर्स जो है ना वो इन्वेस्ट किए जाएंगे इन 65 डिफरेंट कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व होंगे। इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह की छोटी नेशंस जो हैं वो नहीं कर सकती। कोई ऐसी नेशन ही कर सकती है जिसका ये, कोई ऐसी नेशन ही ऐसा आइडिया दे सकती है जो एक पावर में बैठी हुई है, जिसको रियलाइज हो रहा है कि मैं पावरफुल हूँ। तो ये कैसे हुआ हमने वो देखा। हालांकि यूएस से हमने हमें पता है कि 1776 में यूएस में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, उसके बाद वो आजाद होते हैं। तो यूएस तो 1776 से एग्जिस्ट कर रहा था और वहां पे एक डेमोक्रेसी रही थ्रू आउट, और आज वो इस काबिल हुए हैं कि अपने पिछले 2-3 डेकेड से, 30 ईयर्स, पास्ट 30 ईयर्स से दे हैव बीन इन पावर। ठीक है। तो उससे पहले तो हमने दो पावर्स नजर आ रही थी और इतनी जल्दी किसी नेशन ने राइज नहीं किया। तो चाइना की केस स्टडी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। 1949 में तो यहाँ पे चाइनीज रेवोल्यूशन आ रहा है माओ के अंडर। ठीक है। और फिर डेंग जियाओपिंग हमने कहा कि 1978 में आए। और डेंग साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इन्होंने 10-10 साल के मंसूबे बनाए थे और हर 10 साल का मंसूबा इन्होंने 5 साल में अचीव किया, जिसकी वजह से बहुत अर्ली प्रोग्रेस हुई चाइना की। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे चाइना जो है वो इतने कम अरसे में, जबकि पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये कहाँ खड़े हैं, लेकिन चाइना जो है इट इज राइजिंग डे बाय डे और ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। हालांकि हम कहते हैं पूरी दुनिया में केस स्टडीज हैं इस पे कि पॉपुलेशन जो है वो जहाँ पे ज्यादा हो वहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, स्ट्रक्चरल और बहुत सारे इश्यूज चाइना में होंगे, बट स्टिल दे हैव मैनेज टू डू क्वाइट वेल। अब हमने ये देखा कि ये देखें कितना अरसा ये लोग प्रेसिडेंट रहे, डेंग जो माओ है वो और डेंग जियाओपिंग, ये पूरी पूरी जिंदगी अपनी तकरीबन इनका, जब से ये प्रेसिडेंट बने ये ताहयात प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इनका आइन में नाम था। जी जिनपिंग साहब जो है अभी बहुत ज्यादा पावरफुल, सबसे मेरे ख्याल में पावरफुल प्रेसिडेंट है अब तक चाइना के। वो पावर के अंदर ही आए और अब उनके बड़े जबरदस्त विजन हैं। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव उन्होंने ही 2013 में डिक्लेयर किया था और 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें पहला प्रोजेक्ट उनका जो पहला कॉरिडोर है उन 6 कॉरिडोर में से वो सीपैक है जो पाकिस्तान में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चाइना ने हम पे इन्वेस्ट किया। हालाँकि उसके अलावा भी 5 और इसके कॉरिडोर्स भी हैं, जिसमें इंडिया भी है और उसमें डिफरेंट और हैं जो हमने कल देखे भी थे। तो शी जिनपिंग साहब अब थर्ड वो प्रेज़िडेंट हैं चाइना के जिनका आइन में उन्होंने नाम तरमीम करवा के अपना नाम डलवा दिया है, तो वो ताहयात प्रेज़िडेंट रहेंगे। उनको ये अंदाज़ा था कि इस पूरी ऊपर जो हमने डिस्कस की ट्रेड वॉर, उनको ये अंदाज़ा था कि यार ट्रम्प जो है 2 टर्म्स के लिए बनेगा, 1 टर्म 4 साल की, तो 2 टर्म्स मैक्सिमम रहना है, थर्ड टर्म के लिए तो उनकी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप तीसरी टर्म में नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम 8 साल के लिए रह लेगा। ट्रम्प साहब तो 4 साल बाद ही चले गए। तो इस तरह कोई भी यूएस प्रेसिडेंट आएगा, वो तो कुछ अरसे के लिए आएगा और मैं ताहयात प्रेसिडेंट हूँ, तो आई कैन वेट देम आउट, कोई मसला नहीं है। इनको जो ये करना चाहते हैं, इनको कर लेने देते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ ज़ी साहब के उसमें कि हम अपने इंटरेस्ट को इधर भी प्रोटेक्ट करें, यूएस की मार्केट को भी हमने लूज़ नहीं करना और भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं थ्रू ओवर वन बेल्ट वन रोड। अब यहाँ तक चाइना किस तरह पहुँचा है उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी सी ये बता दी थी आपको कि कैसे चाइना इन्वॉल्व हुआ और कैसे यूएस साथ-साथ डिक्लाइन करता रहा उसकी पावर और एंटी अमेरिकनिज़्म जो है वो बढ़ता रहा और दूसरी साइड पे चाइना जो है उसने 2008 के रिसेशन के बाद कैसे दुनिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से सेव किया। पैसे 13 टू 14 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो 7 टू 8 इयर्स में यूएस को दिए। यूएस भी मकरूज़ हो गया और आपने अपनी इकोनॉमी को भी पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को भी एक दफ़ा पकड़ लिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनकी परसेप्शन क्योंकि नज़र तो आ रहा था कि क्या हो रहा है, पूरी दुनिया की परसेप्शन चेंज हुई कि इसका मतलब है चाइना कैन बी अ गुड एलाय। हालाँकि 1990s तक चाइना पूरी वर्ल्ड ट्रेड में इतना था भी नहीं। 2001 में इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन किया है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन के रूल्स पे चलते हुए इन्होंने फिर आज देख लें कि सबसे बड़ी जो ट्रेड है दुनिया की, वो उसमें चाइना का रोल है। तो चाइना ने बहुत जल्दी राइज़ किया है। फिर व्हाट इज़ वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसमें मैंने थोड़ा-सा इसको डिस्क्राइब किया था कि इकोनॉमिक बेल्ट से क्या मुराद है कि रोड्स एंड रेल नेटवर्क्स वो चाह रहे हैं कि ये हम बना दें और किन-किन जगह बनाने हैं और रोड जो है, जो इसमें वन बेल्ट वन रोड के अंदर जो रोड है का पार्ट है वो मैरीटाइम सिल्क रोड है। मैरीटाइम का मतलब सी के थ्रू, इंडियन ओशन और इन ओशंस के थ्रू ट्रेड करने का चाइना चाह रहा है। अब इसका ये जो विज़न है ये इन कॉरिडोर्स पे बेस्ड है। इसमें सीपेक जो है वो फ्लैगशिप है, पहला उन्होंने अपने नेबर में खर्च किया है और बाकी ये ओवरऑल 65 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और इतनी कह रहे हैं कि इतनी तक इकोनॉमी इतना एक जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी। ये सिर्फ टेंटेटिव है देखें 2 से 8 ट्रिलियन यानी कि बहुत बड़ा एक गैप है, तो उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था क्योंकि अभी ये आगे आनी है चीज़ें। तो अभी 2030 तक जो है, वो ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं सीपेक पे। अच्छा, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक न कॉरिडोर के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया था, फिर इसके रूट्स बता दिए थे, फेजेज़ बता दिए थे कि इसमें क्या-क्या है। फिर इन्वेस्टमेंट जो है, वो इसके कितने 4 कैटेगरीज़ हैं, वो कितना उस पे लायबिलिटी पाकिस्तान पे क्या है, पाकिस्तान ने उसमें क्या देना है। चौथा जो फेज़ है, वो अभी डिस्कशन में है, अभी डिस्कशन उस पे और भी होनी है और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हमने देखे थे। और रूट्स में भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था, कंसर्न क्या है कि वेस्टर्न रूट जो कि डिप्राइव्ड इलाकों में से, डिप्राइव्ड सूबों में से निकला हुआ था, से यानी बलूचिस्तान तो गवादर गवादर तो बलूचिस्तान में है ना, तो वहाँ तो इकोनॉमिक ज़ोन बनना ही बनना है, वहाँ तो आप नहीं रोक सकते और उधर की डेवलपमेंट को तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे थे कि ये ना हो पंजाब सारा ले जाए। तो ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुई जिस पे रूट जो है वो बलूचिस्तान जो है वो वेस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न साइड से ईस्ट की तरफ आएगा इनटू सिंध, सिंध से फिर नॉर्थ की तरफ आएगा इनटू खैबर पख्तूनख्वा, फिर गिलगित और फिर इनटू चाइना। तो इस तरह करके एक रूट जो है वो वेस्टर्न रूट हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सका क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि ये डिले ना हो, डिले होंगे तो पैसे ज़्यादा माँगने पड़ेंगे हमें और भी। तो ये चाह रहे थे कि हम शुरू कर दें एक दफ़ा, तो इस वजह से ईस्टर्न रूट जो है वो करने का कहा गया है कि इसको हम पहले चलाना शुरू करते हैं और ईस्टर्न रूट जब आप बनाएँगे तो ऑब्वियसली जो ईस्टर्न साइड पे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है वो पहले बनेंगे। हमने देखा कि फैसलाबाद जो है मोटरवे उसके ऊपर अगर आप जाएँ तो आपको इस साइड पे ब्लू कलर के बड़ा-सा एक एरिया नज़र आता है जिसमें ब्लू कलर के आपको वो नज़र आएँगे अ, बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पे और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। तो वो बेसिकली अ, ये वाला इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जा रहा है वहाँ पे। अ, तो ये हमें कंसर्न इसमें ये है कि जब सूबों से कहा गया और डिप्राइव्ड सूबों से कहा गया कि हम उधर वहाँ पे पहले इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे आप? दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन यही पूरे अरसे में, यही पूरे सूबों को हमसे ख़ाइफ़ रहे हैं वो
कि आपने पंजाब में हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और पंजाब तो डिप्राइव नहीं है। तो एज अ पार्ट ऑफ फेडरेशन वी नीड टू लुक इनटू दिस कि फेडरेशन की यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज हमने देखना है इम्पैक्ट्स ऑफ सीपैक। तो ये जो बहुत सारा डिस्कशन होती है कि क्या ये गेम चेंजर होगा, तो गेम चेंजर होने में दो चीजें डिस्कस करनी चाहिए। एक ये कि हम क्या समझते हैं, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, या ये क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है पाकिस्तान में, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, ओवरऑल सिक्योरिटी के कंसर्न्स पे और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स पे और ओवरऑल सोसाइटी में। तो ये 4 से 5 एंगल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बनता है थ्रू आउट पाकिस्तान तो इसमें क्या क्या इम्पैक्ट्स हम पे आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और इस लिहाज से इसके बनने में और इसके बनने के बाद हमें कंसर्न्स भी पता होने चाहिए कि तो हमें फिर पता लगेगा ना कि ये गेम चेंजर है कि नहीं है। तो सिर्फ ये कह देना कि जी नहीं इससे तो बहुत बेहतरी आ जाएगी, या ये कह देना सिर्फ कि नहीं यार इसमें तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, ये दोनों बातें एग्जैजरेशन है। हम एनालिटिकल रहेंगे पेपर में भी और वैसे इन जनरल भी। वी विल सी बोथ साइड ऑफ द पिक्चर, बोथ साइड ऑफ द पिक्चर हम देखेंगे, उनके ऊपर जो फैक्ट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल मेक अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी सवाल आप कर रहे हैं, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट से शुरू कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन होगी, तो 6 to 8 लाख जॉब्स का कहा जा रहा है। कोई मिलियंस में भी कह रहे हैं कि 1 से 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो डायरेक्टली भी क्रिएट हो सकती है, इनडायरेक्टली भी क्रिएट हो सकती है। डायरेक्टली ये है कि जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें मेन इंजीनियर्स जो है वो मैंने आपको बताया था वो तो चाइना से ही आने हैं। लेकिन जो लोअर स्टाफ है, जो बाकी टेक्निकल लोग हैं नीचे काम करने वाले, वो तो हमें पाकिस्तान से मिल सकते हैं। वो चाइना पाकिस्तान की जो है अवाम भी काम कर सकती है। अब इसमें मसला कहाँ पे आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी ये डिस्कस हुआ कि इलेक्ट्रिशियंस चाहिए थे उनको बलूचिस्तान से, जो बलूचिस्तान डोमिसाइल से ही। लेकिन मसला कहाँ पे आया कि वो लोग, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। तो मैंने ये कंसर्न लिखा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी अपने लोगों की। अब आपको करना ये पड़ा, फिर वो 4,000 कुछ सीटें थी जो इलेक्ट्रिशियंस के लिए थी, बलूचिस्तान के लोगों के पास इलेक्ट्रिशियंस की वही नहीं थी। या तो स्टेट ये करती कि 6-7 महीने में उनको ट्रेन करा देती, जो कि शायद पैसे नहीं थे, ये क्या था, फिर ये अचानक से क्योंकि ये बनाना था जरूरी, तो आपको पंजाब के डोमिसाइल पे भी लोगों को लेना पड़ रहा है। तो जब आप ये काम करेंगे तो बलूचिस्तान के लोग आप पे खाइफ होंगे, वो उनका खाइफ होना बनता है। आपको ये पहले सोचना चाहिए था, या आपको इन पैरेलल कोई ना कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें आप जो मैन पावर है उसकी ट्रेनिंग और रीटूलिंग पे फोकस करें। तो ये कंसर्न भी है इसके साथ साथ कि अगर जॉब आती भी है तो क्या हमारा मिसमैच तो नहीं हो जाएगा कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी नहीं हुई। तो हमारी गवर्नमेंट को इस पे फोकस करने की जरूरत है। फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट का एक है कि नेचर ऑफ मनी जो है ना वो फ्लूइड की तरह होती है, इट झरियों में और क्रैक्स में घुस जाती है। ये पैसे की नेचर इस तरह की है, ये मूव करना ही इसकी नेचर में है। जब आप इसको रोकते हैं, जिस तरह हम डिस्कस करते हैं कि इसहाक डार साहब ने कंट्रोल किया डॉलर की, उसको डॉलर की वैल्यू को, जब पीटीआई गवर्नमेंट को, जाहिर बात है नेचर के खिलाफ है ये मनी के, जो ही उन्होंने छोड़ा तो बहुत ज्यादा मसले क्रिएट हुए पाकिस्तान में। तो ये नहीं करना चाहिए था। जो मनी की नेचर है आप कंट्रोल जरूर करें बट एक लिमिटेड हद में, और उसको उसकी नेचर से ज्यादा आप उसके अगेंस्ट ना जाएं। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ये भी पॉजिटिव हो सकता है। मैंने आपको एक साइकिल ऑफ इकोनॉमी बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे देखें रोड बनी, वहां पे लोग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, वहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो वो पंजाब से तो नहीं लेकर जाएगा ना अपने साथ जो लेबर है, लेबर वही की यूज होगी। जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे बलूचिस्तान में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपनी हेल्थ पे और अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर सकेंगे। जब ऑटोमेटिकली वहां पे इन्वेस्टर जाएगा, वहां पे डेवलपमेंट होगी, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, जैसे स्कूल और बनेंगे, हॉस्पिटल और बनेंगे, और इस तरह की और चीजें, शॉप्स और बनेंगी, शॉप्स में और लोग एम्प्लॉयड होंगे, फिर डॉक्टर्स भी वहां जाना चाहेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी उसके यहाँ से आ जाती हैं, और क्योंकि आनी भी है ये वाली, क्योंकि बलूचिस्तान को करना मजबूरी है सबका। तो बलूचिस्तान में लोगों को इंसेंटिव हो सकते हैं दिए जाए, कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए, जिसपे बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान के लेबर है, डॉक्टर्स इंजीनियर समेत, वो जाना पसंद करें अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन हम सही कर लेते हैं।
और सिक्योरिटी की सिचुएशन भी इस ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी से लिंक्ड है कि पैसे वहां जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग जो है वो लड़ना लड़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। वी नीड टू मेक श्योर कि हम अच्छे लोगों को स्पेस देंगे, वो बुरे लोगों को ऊपर ना आने दें। ठीक है। अब आपका जब ये साइकिल चलता है, लोगों के घर में चूल्हा जलना शुरू होता है तो इन्वायरमेंट बेहतर हो जाता है, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी आ जाती है। जब एक जगह पे परचेजिंग कैपेसिटी यानी मिडिल क्लास एक्सपैंड होगी बलूचिस्तान में, तो ऑटोमेटिकली आउटसाइड इन्वेस्टर जो है वो भी देख रहा होगा कि यार इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहाँ पे लेबर फोर्स भी यहाँ पे ट्रेन हो चुकी है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा भी है, तो मेरी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं वो। तो व्हाई नॉट आई ट्रेड विद पाकिस्तान या आई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो इस तरह बाहर से जो इन्वेस्टर है वो भी आप पे इन्वेस्ट करेगा, अंदर वाले जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव है इसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका कंसर्न यही है कि आप रीटूलिंग करें और फिर ये ना हो कि रीटूलिंग करते करते और कैपेसिटी बिल्डिंग करते करते आप फिर पंजाबियों को ले जाएं वहां, वहां पे फिर धमाके शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वी विल हैव टू डील इट इन अ पैरेलल मैनर। पैरेलल हमें चलाना पड़ेगा इस पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसको कहा जाता है, कि आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं, आप उसमें ट्रेनिंग और रीटूलिंग भी करते हैं, और आप उसमें टैक्सेशन में भी फिर छूट देते हैं बिजनेसेस को ताकि वहां लोग पैसे दें। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ 12 से 15 बिलियन, ये हमारे ट्रांसफर ऑफ गुड्स को बेहतर कर देगा, हमारे ट्रांजिट जो ट्रेड होगी। देखें, चाइना की कोई चीज आ रही है, चाइना ने सारा हमें कहा, जो हमने पिछले साल पिछले जो उसमें भी डिस्कस किया था फेज में, कि 91% जो प्रॉफिट होगा ओवरऑल, जो चीज शिप्स आएंगी गवादर पोर्ट पे खड़ी होंगी वो चाइना लेके जाएगा। उसमें से चाइना चाइना ने ले लिया, लेकिन जो दरमियान से रोड से गुजरेंगे तो आपका टोल टैक्स भी तो बढ़ेगा ना, जो मोटरवे से चीजें गुजरेंगी उनका टोल टैक्स बढ़ेगा। फिर उसके अलावा ओवरऑल जो ट्रेड है, वो जो कंपनीज यहाँ आएंगी वो अपनी सिक्योरिटी भी चाहेंगी अपनी प्रोडक्ट्स की, तो वो यहाँ पे सिक्योरिटी लोगों को भी हायर करेंगी, यहाँ पे डिफरेंट इदारों को भी मोबिलाइज करेंगी पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे इदारे खुद भी ज्यादा ट्रेन होंगे, लोकल जो इदारे हैं वो भी मजबूत होंगे, गवर्नमेंट के जो फेडरेशन के इदारे हैं वो भी मजबूत होंगे। तो एक साइकिल चल पड़ता है पूरा, जिसमें 5-10 सालों के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती है सोसाइटी में। तो 2 से 4 बिलियन तक हम ये टोल टैक्स कमा सकते हैं सीपेक के बनने के बाद, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है। पाकिस्तान में बिकम हब ऑफ रीजनल ट्रेड। अब हब ऑफ रीजनल ट्रेड जब आप बनते हैं ना, तो उसमें आपकी, एक तो आप पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, फिर दुनिया जो है ना वो आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देती है, क्योंकि ग्लोबल एक साइकिल के अंदर आपका इम्पोर्टेंस आ जाती है। फिर दुनिया के जितने कंट्रीज हैं वो चाहते होते हैं कि आपके साथ हम डील करें, आपके साथ कोई ट्रेड डील करें। तो इसके साथ हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन हमारे जितने भी ममालिक पीसफुल रहे हैं, जितनी भी पावर्स पीसफुल रही हैं, रीजन पीसफुल रहे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उनके नेबरहुड में उन्होंने पीस रखा, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हल किया। नेबरहुड में जितने ममालिक थे वो पीसफुल, आहिस्ता आहिस्ता बनाया उन्होंने खुद को। जर्मनी और फ्रांस की 100 सालों की लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन में अब वो पीसफुली रह रहे हैं। तो वी विल हैव टू फाइंड अ वे जिसमें हम अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, इनके साथ भी ताल्लुकात को हमवार कर सके। अब उसमें सीपैक हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। वी कैन, हमारे पास एक बार्गेनिंग चिप है जिसमें हम, नॉट फॉर कश्मीर, कश्मीर की बात हम करेंगे जरूर, लेकिन पैरेलल में, और वो बाद में, और वो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकल सोल्यूशन उसका निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वी विल ट्राई कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश करें विद द नेबरहुड। नेबरहुड हमारा पीसफुल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉर्डर डिस्प्यूट हल होना शुरू होंगे, और आपकी सिक्योरिटी के बाकी चैलेंजेस डिस्कस होना शुरू होंगे। जब एक दूसरे के पे इंटरडिपेंडेंस आती है तो ऑटोमेटिकली इन बातों पे डिस्कशन होना शुरू हो जाती है। गवादर पोर्ट दुनिया का इंपॉर्टेंट तरीन सी पोर्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग मैप देखें तो मैप में, बल्कि मैं मैप आप लोगों से शेयर भी करूंगा अगले जो लेक्चर है उसमें, हम मैप पहले देख लेंगे एक दफा। चाइना के लिए जो इंटरेस्ट है वो ये है कि 13,000 से 15,000 उनको किलोमीटर पड़ता है फ्रॉम देयर साउथ चाइना सी, जो साउथ की तरफ जो ईस्ट की तरफ चाइना है वहां से वो साउथ चाइना सी में आते हैं। फिर मलाका स्ट्रेट है नियर मलेशिया,
स्ट्रेट जो होती है ना, वो दो जो आपके समंदर के दो लैंड मैस होते हैं, उनके दरमियान ओशन में से थोड़ा सा वाटर का एरिया होता है जिसमें से आपने गुजरना होता है। वो नेचुरली मेड होता है। कैनाल ये होती है कि वाटर है, ठीक है, दरमियान में वो है, तो यानी कि ये लैंड मैस है। आप उसको खुद इंसान खोदता है और खोलता है और दरमियान से एक वाटर का पैसेज निकालता है। तो स्विस कैनाल इज अ कैनाल। मलाक्का स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट है, वो नेचुरली मेड है। तो उस स्ट्रेट, वो बड़ी अजीब सी स्ट्रेट है, दरमियान में आइलैंड्स हैं, तो शिप के लिए गुजरने में जरा वो है। फिर एक चोक पॉइंट बन सकता है कि अमेरिका की अगर लड़ाई होती है चाइना से, तो वो अपना अगर जो बहरी बेड़े हैं उनके अपने फ्लीट्स जो है, अगर वो उस मलाका स्ट्रेट में खड़ा कर देते हैं, तो चाइना की 70% ऑफ द ट्रेड खत्म हो सकती है। और चाइना की एक दिन की ट्रेड अगर खत्म होती है तो चाइना को बहुत ज्यादा लॉस है। तो इसके पेश नजर चाइना ने ओबोर को देखा और सीपेक बना रहा है कि रूट जो है, मैं जो इंडियन ओशन में मैंने आना है थ्रू मलेशिया, मलाक्का स्ट्रेट से आना है, और वो चोक भी हो सकता है पॉइंट, उसको रोक सकता है चाइना। तो मैं उसको यूएस रोक सकता है, सॉरी। तो मैं क्यों ना पाकिस्तान में से एक रूट निकाल लूं। तो गवादर पोर्ट उनको लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवादर जो है वो डीप सी पोर्ट दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें जो आपके दुबई के भी सी पोर्ट्स हैं, उसमें कोरल रीफ है, यानी कि वो जो नीचे से एक देखे ना, ये आपका जो है बॉर्डर है, जो यहाँ से पानी शुरू हो रहा है। ये वाला जो इलाका है ना, ये आगे एक्सटेंड अगर कर रहा है ना, तो इसको, ये बहुत बड़ा लैंड मैस हो सकता है। इसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो आपकी शिप जितनी दूर रुकेगी लैंड से, तो वहां पे आपको इतनी बड़ी शिप अब आगे नहीं आ सकती, वो बहुत ज्यादा सामान लाई हुई है। अब उसको उतारने के लिए लैंड तक आपको डिफरेंट मशीनरी चाहिए, आपको बोट्स चाहिए बड़ी बड़ी। तो इसमें ट्रेवलिंग में एक दो दिन का फर्क भी पड़ सकता है, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिले हो जाए। फिर ये है कि अगर शिप कहीं टकरा गई इधर उधर लैंड में से नीचे, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। तो अगर टकरा गई तो उस शिप का नुकसान, और बहुत ज्यादा इस तरह के इश्यूज, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो सकते हैं। गवादर पोर्ट का ये मजे की बात है कि गवादर पोर्ट ये है, और यहाँ पे आके शिप रुकेगी बिल्कुल करीब। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम पड़ेगी, बिल्कुल जो है बहुत। और बड़ा खुला ये इलाका है गवादर पोर्ट वाला, जिसमें शिप्स जो है वो दुनिया से आके ट्रैवल करती हैं जब, तो वो आके यहाँ पे रुक सकती हैं। हम उनसे टैक्स ले सकते हैं कि भाई आप अपना जो है फ्यूल जो है और बाकी चीजें जो आपके खाने पीने का, आपके वर्कर्स का है, वो चीजें आप यहाँ से हम लें। हम इस तरह प्रमोट कर सकते हैं गवादर पोर्ट के एरिया को। तो पूरा इस रीजन में जितना ट्रेड हो सकता है और इंडियन ओशन के थ्रू, उसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत मेजर किरदार अदा कर सकता है थ्रू गवादर पोर्ट। फिर टूरिज्म, इकोनॉमिक्स में टूरिज्म भी है कि जब आपके हालात बेहतर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हालात सिक्योरिटी के, इकोनॉमिक्स में बेहतर होंगे, आपका इमेज अच्छा जाएगा, तो लोग, पीपल विल वांट टू कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ ब्यूटी मौजूद है जिसको हमें पता नहीं है, 10,000 साल पुरानी है वो। उसको भी तोड़ा गया बाबरी मस्जिद के उसमें, तो हम लोग तो खैर बड़ी वियर्ड कॉम है, लेकिन टूरिज्म जो है हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसके जरिए हम और ज्यादा कमाएंगे। वो इधर आएंगे लोग, यहाँ पे होटलिंग यूज होगी, यहाँ पे होटल ज्यादा बनेंगे, उसकी वजह से और ज्यादा जो है पैसा सर्कुलेट होगा। तो जितना ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, तो पैसे की नेचर में है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। और ज्यादा लोग उनके पास पैसा आएगा, और ज्यादा लोग जो है वो खुशहाल रहेंगे। तो ये एक वे है जिससे गेम चेंजर बन सकता है, बशर्ते कि हम कॉशियस रहें डील करते हुए, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ना भूलें। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट्स आए वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आए अपनी डील्स के अंदर। आवाम को बताएं कि हम ये डील करने जा रहे हैं, बंद कमरों में डील ना कर लें। अ, अब जनाब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पे, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो बात ये है, मेरे ख्याल में भी सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर हमने ये फायदा ना उठाया सीपेक से, तो सीपेक का हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो ये है, हमारा फेडरेशन हमेशा से, इसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म, ये एक टॉपिक भी है जो मैंने आगे करवाना है, कि हमारे सूबे जो हैं वो सेंटर से हमेशा लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज जो हैं, जब वो आपस में इन चीजों पे लड़ते हैं, तो ना इकोनॉमिक्स पे बात हो सकती है, ना खवातीन के इश्यूज पे बात हो सकती है, ना लेबर लॉस पे बात हो सकती है, ना बाकी आउटस्टैंडिंग इश्यूज, वाटर क्राइसिस पे कंसेंसस हो सकता है। वाटर बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान डिप्राइव हो रहा है वाटर से। और आप एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप पानी खत्म होगा तो आप करेंगे क्या। पानी तो वैसे भी, कोई भी, अगर आप एग्रेरियन इकोनॉमी ना भी होते तो पानी तो इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो आप इससे अचीव कर सकते हैं। हमें चाहिए था हम ईस्टर्न रूट पे फोकस करते,
क्योंकि बलूचिस्तान में अगर सीपैक बनेगा तो पंजाब में ऑटोमेटिकली आना है। वो एक रूट तो है ना, वो अभी नहीं बनेगा तो 10 साल बाद तो बनना है ना उसने। हमें चाहिए था हम ईस्टर्न रूट बनाते। सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो है सूबों के जो वजीर आजम है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल चेयर दैट मीटिंग। तो इस तरह की जो बॉडी बनी हुई है इसमें डिसीजन होने चाहिए रूट्स पे, कि कौन सा रूट बने जा रहा है, ताकि तमाम जो सूबे हैं वो मिल के साथ चलें। हम फेडरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते थे। फिर दूसरा जो बात है, अगर हमें इस पे फोकस करना चाहिए, हमें अपनी इंटीग्रेशन पे फोकस करना चाहिए, सूबों को साथ लेके चलना चाहिए सीपैक में। और ये देखना चाहिए कि स्पॉइल्स ऑफ सीपैक जो है वो डिप्राइव्ड सूबों को पहले मिले, पहले वो फायदा उठाएं, ताकि उनके लिए उनके लोगों के हालात बेहतर हों और हमारे मुल्क जो है वो इंटीग्रेशन में आ जाए, हमारे मुल्क में यूनिटी आ जाए। जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आपका जीडीपी इससे एक्सपेंड होगा, जो कि 2 से 3% एक्सपेक्टेड है कि अगले 10-12 सालों में हो सकता है, अगर सीपेक सही नॉर्मली अभी तो पेंडेमिक की वजह से खैर इश्यूज बने हुए हैं, लेकिन अगर ये चलता रहता और हमारे बेहतर हो जाते हालात, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इन तमाम चीजों की वजह से ओवरऑल जीडीपी ही एक्सपैंड करेगा। ओवरऑल जीडीपी एक्सपैंड करने का मतलब ये है, अगर 308 बिलियन आप कमा रहे हैं अभी, तो अगले 10-12 सालों में आप 370 बिलियन तक पहुंच जाए, शायद हो सकता है 400 बिलियन तक पहुंच जाए। तो जितना ज्यादा बड़ा केक होगा उतना बड़ा स्लाइस आपको मिलेगा। तो प्रोविंसेस को हमें ये बताना चाहिए, और प्रोविंसेस को भी अपनी, यानी कि ये बार बार नेशनल लेवल पे भी डिस्कस करना चाहिए और लोकल लेवल पे भी डिस्कस करना चाहिए कि भाई जब बड़ा चंक होगा केक का तो सबको ज्यादा पीस मिलेगा और डिविजिबल पूल में पैसे ज्यादा आएंगे। नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड के बारे में हम बात करते हैं, जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उसका उतना बड़ा परसेंटेज सूबों को मिलेगा। अभी अगर 100 रुपए है, तो उसका 57.5% जो है वो सूबों को मिलता है, 42.5% जो है वो मिलता है फेडरेशन को। ये 7th एनएफसी अवार्ड की जो डिवीजन थी, हमारे पास बड़ा केम होगा तो वो 57.5% जो सूबों को मिलता है वो ज्यादा होगा ना, तो सारे सूबे भी खुश होंगे। तो हमें, हमारे पास नेशनल किटी में, नेशनल एक्सचेकर में हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल भी हमारा जीडीपी और बाकी जो अखराजात हैं उन वो हम पूरा करने के काबिल हो जाएंगे, हमें डेट नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, सिक्योरिटी सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये भी एक पॉलिटिकल वो है मैटर के, आपकी जो नेशनल एक्शन प्लान है वो सारा कुछ है, उसके पीछे अगर आप रूट्स देखें तो वो क्या है, आपके मुल्क के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है, अगर सीपेक बनता है और जो मैंने बताया साइकिल ऑफ इकोनॉमी अगर वो चलना शुरू होता है, तो आपके लोगों के अंदर उनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी और उससे हम और जो चीजें हैं वो बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क में। इसमें इज रीच टू रीजनल इंटीग्रेशन, जो मैंने ऊपर बात की कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने नेबरहुड को हम पीसफुल बनाएं। पीसफुल नेबरहुड के बगैर अगर आपके साथ वाले मुल्क में आग लगी हुई है ना, तो वो आग आपके तक आनी है। अफगानिस्तान में जो अभी हो रहा है, हमें बड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा इस वक्त। जो मुल्क में आग लगेगी वो साथ वाले मुल्क में जरूर उसकी लेयर्स आती हैं। अ, ये मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि द flow of capital goods and ideas across Pakistan helps to strengthen capitalists sitting in the region, then liberals will be strengthened and warmongers will be marginalized. हमारे मुल्क में जो लोग पैसिफिस्ट, कहना चाहिए लिबरल्स नहीं कहना चाहिए, हमारे मुल्क में जो पैसिफिस्ट हैं, जो वॉर पे नहीं जाना चाहते, जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, और गवर्नमेंट अमूमन पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही चाहती है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो जिस तरह पीटीआई और पीएमएलएन है, या लेफ्ट वाले लोग हो जिस तरह पीपीपी है, दे नेवर वांट अ वॉर, दे नेवर वांट क्वारल्स, ठीक है। वॉर मंगर्स लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज में होंगे, जो चाहते होंगे कि यार वॉर हो जाए, और हमारे मुल्क में जनरली भी कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो चाहते होंगे कि लड़ाइयाँ रहे। उनकी बात को मफल करने के लिए, उनकी बात को डाइल्यूट करने के लिए, अगर पाकिस्तान के पास आज ये अपॉर्चुनिटी है कि अगले 10-12 सालों में आप इतने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट्स और इन तमाम चीजों को इतना ज्यादा प्रमोट करें, इतना ज्यादा लोगों की जिंदगी को बेहतर करें कि आप जो है वो इन ग्रुप्स को, जो वॉर इंडिया के साथ वॉर करने का कहते हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे हालात बुरे थे और हम पाकिस्तान के नाम वो चाहते थे कि इंडिया वाले भी चाहते थे और ब्रिटिश भी यही करके गए थे कि पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कुछ अर्से बाद, और ये खत्म हो जाएगा, इन इट विल मर्ज इनटू इंडिया इन शॉर्ट वाइल। लेकिन पाकिस्तान एग्जिस्ट कर गया ना अब तो आज की जरूरत ये है कि हम पुरानी बातों को भूलें,
आज की फ्यूचर जनरेशंस हैं जो कि पुरानी आइडियाज पे बिलीव नहीं करती। हम वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हमें आज के आइडियाज के हिसाब से अपने आप को बनाना है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको मार्जिनलाइज हो जाएंगे वो, अगर हम ये चीज अचीव कर लेते हैं। दिस विल हेल्प पीपल रियलाइज दैट पीस इज बेटर देन वॉर, लाइक यूरोपियंस डिड आफ्टर द टू ग्रेट वॉर्स। उन्होंने, यूरोपियन जो हैं वो दो ग्रेट वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में लड़े, वाह लोग मरवाए उन्होंने, बहुत इकोनॉमिक डिप्रीवेशन में चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, लोगों के जो है जाने चली गई, फिर जाके उनको रियलाइज हुआ कि यार वॉर तो बड़ी बुरी चीज है। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम द एग्जांपल्स ऑफ द पास्ट कि भाई वॉर इज नेवर अ सोल्यूशन। वॉर हमेशा बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, छोटा नहीं करती पिछले प्रॉब्लम। Regional integration, if happens, will lead this region into prosperity as the interest of all the states will get interlinked with each other। ये वही बात है, इंटरलिंक्ड अगर हो गए इंटरेस्ट सबके, कि अगर पाकिस्तान की जो, अगर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो काम करके इंडिया को फायदा दे रहे हैं, तो इंडिया का इंटरेस्ट होगा कि पाकिस्तान में पीस रहे। अगर पाकिस्तान के अंदर पीस ना रहा तो मेरा जो लोग हैं, जो मेरे लोगों के, काफी सारे लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है पाकिस्तान की वजह से, वो नहीं चल सकेगा। तो इंटरलिंक्ड इकोनॉमी जो है, इंटरडिपेंडेंस जो है, इट इज वन ऑफ द वेज, इट इज नॉट द सोल वे एंड इट इज नॉट ऑलवेज वर्केबल। हर दफा ये भी नहीं होता कि ये काम करे। जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे मेरे से, वो उनको हम लोग ये डिटेल में करेंगे क्योंकि वो टॉपिक है कि वॉर इससे रुकती है या नहीं, लेकिन ये एवेन्यू जरूर क्रिएट करती है, चैनल जरूर प्रोवाइड करती है कि आप बातचीत कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल जो एक प्रोस्पेक्ट है वो है इंटरनेशनल प्रेस्टीज का। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बहुत बुरे नाम से जाना जाता है, टेरर स्पॉन्सर्स, ये वो एग्जेजरेशन है या जो भी है, बातचीत तो इस पे है ना। तो हमें अपने आप को फोकस करके, अपने हाउस को इन ऑर्डर करके, अपने रीजन को इन ऑर्डर करके, अपने लोगों की हालात को बेहतर करके, अपने सूबों को साथ मिला के, हमें लोगों को ये मैसेज देना है दुनिया में कि भाई हम इस तरह के नहीं हैं। और इसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेस्टीज आपकी बढ़ेगी। अब उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जो है वो दुनिया के सामने कोई इतना अच्छा मुल्क नहीं है, ठीक है ना, जिसमें हम समझते हैं कि जी पता नहीं, वो तो जो है उनकी बात मानी जाती है। उनकी बात मानी जाने की दो रीजन थे। एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वहां रही है। हम 2008 में तो हमारी डेमोक्रेसी आई है, अभी तक भी हमारा को प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी पूरी नहीं कर सका, मुद्दत जो 5 ईयर्स की टर्म है वो पूरी नहीं कर सका। तो वी नीड टू इंश्योर कि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की में कंटिन्यूटी लाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया के बहुत बड़ा मुल्क होने की, वो कहते हैं कि जी वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया ये कहता है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया में 9 मिलियन वोटर थे इस इलेक्शन में, हमारे बहुत कम है उसकी उसकी निस्बत। तो 9 मिलियन वोटर 18+ हैं यानी कि, और वो वोट डालने भी जाएंगे। डालना ना डालना ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इंडिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी है और मिडिल क्लास एक्सपैंड कर रही है कि बाकी दुनिया के जितने ममालिक हैं, इंडिया को भोंगी भी मार रहा हो ना, तो बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो इस बात पे इंडिया का साथ देते हैं कि भाई इतनी बड़ी एक्सपेंडेड जो लोग हैं, कंज्यूमर जो बन सकते हैं हमारे, मैंने कहा ना मिडिल क्लास जो होती है उसके पास पैसे होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट्स खरीद सकती है। तो कंज्यूमर मैटर्स इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये जो एक फजूल सा सिस्टम है ना, इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें सिर्फ कंज्यूमर मैटर करता है, गरीब आदमी मैटर नहीं करता, इरेलीवेंट होता है गरीब आदमी। तो इंडिया के अंदर लोगों के पास परचेजिंग की कैपेसिटी है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं जो बाहर नहीं है इंडिया के अंदर। तो इन्वेस्टर जो दुनिया के जितने भी मालिक हैं वो अपने एलीट्स को देख रहे होते हैं ना, एलीट्स ज्यादातर बिजनेसमैन है जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उनके डिसीजंस को। तो वी विल हैव टू क्रिएट अ गुड इमेज। वो किस तरह होगा, हम अपनी मिडिल क्लास को एक्सपैंड करें, दुनिया को ये बताएंगे भाई हम लोग भी कंज्यूमर हैं, हम लोगों के पास भी कैपेसिटी है परचेजिंग की, हमारे लोग भी जो है वहां पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं है, हमारे लोग भी अपने सिस्टम के साथ चल रहे हैं। तो दीज आर द वेज जिसमें हम पॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान को इंटीग्रेट कर सकते हैं और पाकिस्तान में बेहतरी ला सकते हैं थ्रू सीपैक। सीपैक इज नाउ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। जो हमारे पास सामने जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो हमारे हाथ से निकल रही है इस पे हमें फोकस करना चाहिए, वो आज हमारे पास है और वी नीड टू फोकस ऑन दिस। अब सोशो कल्चरल इम्पैक्ट्स पे आ जाते हैं इसके। देखें, जब लोग आएंगे यहाँ पे, चाइनीज आ रहे हैं, ठीक है, जब लोग आएंगे, मैंने बताया टूरिज्म भी हो सकता है इसके जरिए। ऊपर वाले मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन होगी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, फिर कंट्रीज हमारे लिए रखें। जिस तरह फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इज अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम।
कल्चरल एक्सचेंज ये होता है कि चाइना, यूएस जो बड़ा मुल्क है, वो सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने के लिए इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान कुछ पढ़े लिखे जो यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ले जाता है अपने मुल्क में और फ्री जो है ना पढ़ा के घर भेज देता है। और अपना कल्चर वो दिखाते हैं कि जी देखिए हम कितने ओपन माइंडेड हैं, हम कितने अच्छे लोग हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम विद इन द रीजन भी होना चाहिए। और सीपेक हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम इंडिया, अफगानिस्तान के हालात जब बेहतर होते हैं उनके साथ डील करें, ईरान के साथ डील करें। ये जो अपने ममालिक हैं इनके साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स रखें कि हमारे स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनके स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और इवन के मिलिट्री में भी उनके लोग लें, हम उनके लोगों को मिलिट्री में ट्रेन करें। तो इस तरह करके हम जो है कर सकते हैं। जो कि अभी जो है कुछ जल्दी ही है इसमें, इतना जल्दी हम इसको अचीव नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी सेंट्रिक स्टेट भी हैं, और कुछ जो है वो इस तरह की रीजंस हैं जिसमें वाकई ही दूसरे जो इंडिया के अंदर इस वक्त जो वॉर मंगर्स हैं वो इस वक्त ज्यादा हाइप पे हैं। मैंने कहा ना हर सोसाइटी में वॉर मंगर्स भी होते हैं, पीसफुल लोग भी होते हैं, पैसिफिस्ट भी होते हैं जो वॉर नहीं करना चाहते। इस वक्त वॉर मंगर्स की बात ज्यादा सुनी जा रही है इंडिया में, क्योंकि वो मैं एक नया जो फैशिज्म का टॉपिक है वो जब पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कशन होगी। If regional integration is achieved in a phased manner, which is an opportunity that CPEC provides us, it will help bring cultures together. People to people contact होगा between Chinese people, Pakistan, और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए जो ऊपर मैंने बताई हैं कि इनके ज़रिए पाकिस्तान के रीजन के अंदर और दूसरे रीजन से, दूसरे कॉन्टिनेंट से जब लोग आएंगे, इन्वेस्टर आएगा, तो कल्चरल इंटीग्रेशन जो है, कल्चरल जो है वो आपस में एसिमिलेशन होगी बेसिकली। रीजनल इंटीग्रेशन के बाद कल्चरल एसिमिलेशन होगी, कल्चरल आपस में मिलेंगे। पाकिस्तान पहले ही एक बड़ा डाइवर्स मुल्क है और हमें डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बताना चाहिए। ये डाइवर्सिटी हमारी खूबसूरती है, हमारी स्ट्रेंथ है। कि अमेरिका अपने आप को कहता है जी हम बहुत डाइवर्स हैं, भाई उनकी तो एक लैंग्वेज है, हमारी तो हर कुछ किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो हम तो इतने ज्यादा डाइवर्स हैं। तो डाइवर्सिटी जो है, और डाइवर्सिटी के और भी बहुत ज्यादा पहलू हैं, वो नेशनलिटी पे कहते हैं, और बहुत सारे पहलू होते हैं डाइवर्सिटी के। तो हमें हर किस्म के डाइवर्सिटी को, हर किस्म के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को खूबसूरती जानना है पाकिस्तान की। हमें यही पैगाम बात बाहर वालों को देना है, पहले अपने मुल्क में यह पैगाम देना है कि सिंधी की जो लैंग्वेज है वो बहुत खूबसूरत है, सिंधी का जो लिबास है बहुत खूबसूरत है। इसी तरह केपी में जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, उनके लिबास बहुत खूबसूरत है, उनकी कुजीन बहुत खूबसूरत है। हमें ये आइडियाज अपने अंदर भी फैलाने हैं और बाहर वालों को भी बताना है। पठानों पे और बाकी लोगों पे कम से कम मेरे शागिर्द जो है ना वो जोक्स ना किया करें। जनरल जब आप अपने कोई दोस्त आपका पठान है उनके सामने करें ताकि वो भी आपको जवाब दें, ठीक है ना। किसी का मजाक ना उड़ाएं। हम सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। जो हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना, हम किसी का मजाक उड़ाने के काबिल नहीं है। तो इट विल हेल्प ब्रिंग कल्चर्स टुगेदर लीडिंग टू कल्चरल डाइवर्सिटी। अब ये दो, इस पे कंसर्न क्या है कि जब कल्चर्स आपस में मिलती हैं तो फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होती है, जिसमें हमने देखा चाइनीज आए तो लड़ाइयाँ भी हुई कुछ जगहों पे। तो ये भी हो सकता है, हमें ये नहीं होने देना। हमें कल्चरली डाइवर्स मुल्क हैं और हमें डाइवर्सिटी जो है वो हम एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हमें यही मैसेज देना है, और होना भी इस तरह चाहिए अगर हमें अपने मुल्क की बका चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क कहीं नहीं जा रहा, हमारे लोग कहीं नहीं जा रहे, डाइवर्स हैं। अब आपको नहीं पसंद तो कुछ नहीं हो सकता। और क्या चीज नहीं आपको नहीं पसंद आने वाली, इतना खूबसूरत मुल्क, इतने खूबसूरत लोग, पता नहीं क्यों इन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया जाता कि पीस जो है वो इसी तरह आएगा कि आप एक दूसरे से मिलें। जब आप मिलेंगे तो आपके पर्सपेक्टिव चेंज होंगे। सोशल रिलेशंस विल चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे कार्ल मार्क्स साहब का आइडिया जो है वो आ जाता है। कार्ल मार्क्स साहब ने कहा था कि सोशल रिलेशंस जो हैं वो डिटरमिन होते हैं थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इकोनॉमी यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो चीजें प्रोड्यूस हो रही कर रही हैं, गुजर मुबादला के लिए जो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है किस चीज का, कि आपकी सोसाइटी में कितनी क्लासेस होंगी, आपकी सोसाइटी में सोच क्या होगी, आपकी सोसाइटी में बाकी तमाम जो चीजें हैं वो कैसे होंगी। तो हमारी सोसाइटी चेंज होनी है। हमारी सोसाइटी में ज्यादा, मैंने आपको बताया था कि जीडीपी अगर आप पूरा पढ़े ना, 60% सर्विस सेक्टर है, 19% या 17% जो है वो आपका हाँ 19% आपका एग्रीकल्चर का शेयर है, और बाकी जो रहता है वो आपका इंडस्ट्री का शेयर है। तो हम प्रीडोमिनेटली सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है। तो हम एग्रेरियन इकोनॉमी वैसे है नहीं, हम ज्यादा सर्विस सेक्टर इकोनॉमी।
सर्विसेज से हम ज्यादा करवा रहे हैं। अब सर्विसेज क्या होती है, ये स्कूल्स, टीचर्स भी सर्विस गिवर हैं, डॉक्टर्स भी सर्विस गिवर हैं, जो हॉकर है वो भी सर्विस गिवर है, जो शॉपकीपर है वो भी सर्विस गिवर है, ये टेलीनॉर वाले लोग, ये जो आपके मोबाइल इंटरनेट वाले, ये सारे जो शॉप्स वाले हैं ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो डिसाइड करती है कि सोशल रिलेशंस क्या होंगे, औरतों की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, औरतों के राइट्स क्या होंगे, राइट्स इवन के लॉज, हर चीज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफाइन करती है। इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है उनकी एक्टिविटीज जो है उसमें ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होगी। उसका पहला मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ कि एग्रेरियन सोसाइटी में, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया जो कार्ल मार्क्स आपका है, एग्रेरियन सोसाइटी में जमीन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और लेबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि लेबर जो है वही रहती है, अ, वो फिर जमीन जो है अपनी फैमिली में रखने के लिए शादियां जरूरी हैं, लेजिटिमेट चाइल्ड होना जरूरी है। फिर आपके पास आपकी सोच इस तरह की होगी कि जी खातून जो है वो यही काम करे, खातून को पैसे आप नहीं देंगे क्योंकि वो घर का ही काम कर रही है, तो आप नहीं उसकी वर्थ को समझेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम करती है। एग्रेरियन इकोनॉमी की सोच क्या है, शादी इज इम्पोर्टेंट, डाइवोर्स इज बैड। यानी इस तरह के जितने भी चीजें हैं वो एग्रेरियन सोच है। तब आपकी जो ही आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना शुरू होंगे, थोड़ा सा ओपननेस करना शुरू करेंगे और आपकी पूरी थिंकिंग पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसमें डाइवोर्स रेट बढ़ेगा। पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बढ़ नहीं रहा, हम एग्रेरियन इकोनॉमी से आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अभी। यानी कि इतना ज्यादा वो नहीं, इंडस्ट्री तो अभी बनी भी कोई नहीं खास, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये होना है, आपको नजर आएगा ये चीज। तो ये क्यों, कहाँ से हमें पता लगा, ये कार्ल मार्क्स भाई ने हमें बताया कि सोशल रिलेशंस जो हैं दे आर आल्सो डिटरमिन्ड बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक सिस्टम इन द कंट्री। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इसके क्या होंगे सीपैक के, पाकिस्तान की नेवी स्ट्रेंथन होगी, लेकिन इसमें कंसर्न क्या है कि इंडिया भी हो सकता है अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करे। जब देखें पाकिस्तान की नेवी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो मैं अमेरिका से पैसे लेके अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, तो ये फिर एक किस्म की स्मॉल कोल्ड वॉर पाकिस्तान की और इंडिया की शुरू हो सकती है कि हम जितना वेपनाइजेशन करें आपस में। तो ये एक कंसर्न हो गया, लेकिन पाकिस्तान की नेवी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि चाइना जो है वो हमारे साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेगा। फिर क्या, अगर पाकिस्तान चाइना हमारे साथ करता है तो क्या यूएस और इंडिया साथ मिल जाएंगे या नहीं, ये हमने देखना है। अ, चाइना के खिलाफ इंडिया को जो खड़ा किया जा रहा है, जिसको काउंटर वेट कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे जॉन के अंदर, कि इंडिया इज बीइंग मेड अ काउंटर वेट इन एशिया अगेंस्ट चाइना, उसको खड़ा कर रहे हैं ताकि आपस में ये लड़े और हम लोगों की बचत हो। तो उसमें पाकिस्तान का क्या बनेगा इस तमाम क्वारल में, जो वन बेल्ट वन रोड और सी पैक बनेगा उसमें बेहतरी तो आनी है, तो क्या सिक्योरिटी के जो कंसर्न है ये हल हो जाएंगे? क्या इंडिया जो है वो इसको अपने लिए थ्रेट तो नहीं देखेगा कि चाइना इतना ज्यादा राइज कर रहा है, फिर चाइना इंडिया पाकिस्तान के साथ मिल गया तो मैं सैंडविच ना हो जाऊं बिटवीन द टू। तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स होंगे, पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और पाकिस्तान की लोकेशन ही पाकिस्तान की मौत भी बनता है। हर दफा यही मसला बना कि हम इस तरह की लोकेशन पे हैं कि अफगानिस्तान साथ है, इंडिया साथ है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इसी रीजन में है, तो ये कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। फिर न्यूक्लियर दो पावर्स जो है, जो दो कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वो इधर हैं। तो ये रीजन बहुत ज्यादा आगे भी पॉलिटिक्स का सेंटर रहने वाला है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। चाइना विल एक्ट एज अ बैलेंसर, act as a balance against US shift towards India। अच्छा, पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक ये है कि अगर जिस तरह हमें नजर आ रहा है और ओबोर के आइडिया और डिफरेंट आइडियाज की वजह से ही इंडिया जो है वो ज्यादा टेंड हो रहा है टुवर्ड्स यूएस। और जो आपके मोदी की गवर्नमेंट है वो आउटसाइड लुकिंग थी। आउटसाइड लुकिंग क्यों थी, क्योंकि अ, जब आप फजूल से एजेंडा पे आए जिसका कोई सर पैर ना हो, तो आप अपने मुल्क में तो कुछ दे नहीं सकते, तो फिर आप बाहर ही देखते रहते हैं। एक डिक्टेटर जो करता है बाहर ही देखता है, डिक्टेटर के पास तो खैर कोई कैपेसिटी नहीं होती ना, उसके पास तो कोई ना कैपेसिटी होती है ना उससे कुछ किया जाता है, तो वो तो बाहर ही देखते रहते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क में जितने डिक्टेटर्स आए हमने वॉर्स की और हम अमेरिका से पैसे लिए। तो मोदी की गवर्नमेंट फजूल एजेंडा पे आई थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उसको हमने सीरियस लेना है। लेकिन बात यह है कि इस तरह के एजेंडा पे जब भी कोई आता है तो वो फैशिस्ट टेंडेंसीज रखता है।
तो अगर इस तरह के बंदे ने वो रहा और ट्रम्प जिस तरह का था, तो ये डर था उस दौर में भी और अभी भी इसमें कोई कमी नहीं आई, क्योंकि जो बाइडेन साहब को ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहे हमें। तो इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं वो एक नेचुरल एलाई पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को ये डिफाइन किया हुआ है काफी हद तक कि चाइना हमारा इस सेंचुरी के अंदर, जब इंडिया यूएस के क्लोज हो रहा है, तो चाइना इज अ नेचुरल एलाई इन द 21st सेंचुरी फॉर पाकिस्तान। ये फिर से कोल्ड वॉर जो यूएस और चाइना की है, इसमें फिर पाकिस्तान जो है ना वो साइड्स लेने पे मजबूर ना हो जाए। और मजबूर तो खैर क्या, यू वी हैव टू क्रिएट अ गुड फॉरेन पॉलिसी जिसमें यूएस और चाइना की अपने अपनी जगह पे हो, कि चाइना हमारे लिए अपने जो हमारे इंटरेस्ट चाइना के साथ मिलते हैं हम उन पे काम करेंगे, और जो यूएस के साथ मिलते हैं हम उन पे काम करेंगे। हम किसी के साथ वो नहीं करेंगे कि हम किसी ब्लॉक में जाके बैठे, जिसमें हम जिस तरह हम बैठे थे 1945 से 1990s में, वेस्टर्न ब्लॉक में जाके यूएस के ब्लॉक में बैठ गए थे और यूएसएसआर को हमने अलहदा कर दिया था। तो हमें कोशिश करनी है हम अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाएं। हमें अ, दो हाथियों के बीच में घास नहीं बनना, ठीक है। पाकिस्तान विल बी एबल टू यूटिलाइज इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू कनेक्ट द रीजन। हमें इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स में सोचना है। प्रेसिडेंट साहब पिछले दिनों टीएनटी पे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान इन द रीजन एंड इन द ग्लोब विल लुक एट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स से हम देखेंगे, हम उनको जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से नहीं देखेंगे। तो ये खुश आइन बात भी है, हमें इस तरह ही देखना चाहिए। हमें नहीं ब्लॉक्स की साइड लेनी चाहिए कि हम इस ब्लॉक में बैठ जाएं या उस ब्लॉक में बैठ जाएं। अ, लेकिन हमें नजर तो अभी फिलहाल आ रहा है कि हम चाइना के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आस्क द नेबर्स टू नेगोशिएट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। मैं भी बता रहा था कि इंडिया के साथ हम तब बात कर सकेंगे अगर हम अपनी आप की पोजीशन जो है वो बेहतर करते हैं इन द ग्लोब, इन द रीजन। अपने लोगों पे फोकस करते हैं, अपने लोगों को अच्छी जिंदगियां देते हैं। वी विल हैव टू, देखें बात यह है कि दूसरे पे पॉइंट आउट कर देना ना कि इंडिया ने करवा दिया जी ये धमाका, ये बहुत आसान है। स्टेट शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। आपने स्पेस ही इतनी क्यों छोड़ी बलूचिस्तान में कि वहां से लोग यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करें, यहाँ पे लोगों को पैसे दें और धमाके करवाएं। ये तो स्टेट का काम है ना कि स्टेट वहां पे लोगों को नौकरियां दे। पंजाब में हम लोग बैठ के जो गद्दारी का कहते हैं दूसरे लोगों को, वी नीड टू सी थ्रू देयर लेंस। तो वहां का लोग बंदा है जिसको ना डेवलपमेंट का पैसा पहुंच रहा है, ना किसी और चीज का पैसा पहुंच रहा है, ना वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन है, ना जुडिशरी है, वो किससे हक मांगे? वो कौन सी स्टेट है उसके लिए पाकिस्तान की? ठीक है ना, हम इस दीवार के साथ बंदे को लगाएंगे तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। तो ये कंसर्न्स हमें दूर करने हैं। हमें अपने इन तमाम पॉइंट्स को अ, हम पे मद्दे नजर रख के सीपेक के प्रोस्पेक्ट्स को जज करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी को अगर ये नोट्स चाहिए हो तो वो नीचे हम अपना ईमेल आईडी दे दें। डू कमेंट, डू गिव मी योर फीडबैक कि आपको इस लेक्चर से कुछ समझ आई या नहीं आई। अ, कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि मिस कर दिया है या कोई आपको लगता है कि ऐड होना चाहिए, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में हम लोग चाइना के ऊपर और रीजन के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखेंगे। आज हमने पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो इंशाल्लाह अगली दफा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।